Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 6 में जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है वो है ऑडिटिंग 2 और उसमें यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। आज उसमें सफ़र को आगे बढ़ाना है हमें। जो ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट है उसमें हमने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में कवर किए। आज उसमें कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के साथ हम ये सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का ये जो लेक्चर है फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑडिटिंग 2 सब्जेक्ट ऑडिटर रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट हमारा यूनिट नंबर 2 है। चलो लेट्स स्टार्ट टूडेज वर्क। चलो तो आज सेकेंड यूनिट का जो हम बैक टू बैक अगर हम देखने जाए तो अब बारी आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि आगे वाले लेक्चर में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कवर किए। आज क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट में एक वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है ट्रू एंड फेयर, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये ट्रू एंड फेयर वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो पूरा आपको डिटेलिंग यहाँ पे समझाना है। कुछ पॉइंट्स आप याद रख के इस क्वेश्चन को समझा सकते हो, पर टेक्निकल क्वेश्चन कह सकते हो जिसमें आप ज़्यादा गप्पे नहीं लगा सकते। आपको पर्टिकुलरली उसी वे में समझाना है जो उसका मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं व्हाट इज़ ट्रू एंड फेयर मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर वर्ड का थोड़ा सा जो कंपनी एक्ट में बताया गया है उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो पैराग्राफ में, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स द बैलेंस शीट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि बैलेंस शीट आपको ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छे से तरीके से दिखाई होनी चाहिए। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट दिखाया होना चाहिए। तो ये उसका एक मीनिंग है जो कि आपने ऑलरेडी रेशियो में कमेंट में लिखते थे। तो कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा कहा गया है कि बैलेंस शीट एंड पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा रही है जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, एंड पीएनएल आपको ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट या फिर लॉस भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फर्स्टली मेंशन करनी है। फिर उसके बाद पॉइंट वाइज उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, पर उसमें थोड़ा सा और कंटेंट अगर मैं ऐड करूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आप देख सकते हो द अकाउंट्स ऑफ कंपनी कैन बी सेड टू बी ट्रू एंड फेयर ओनली वैन ऑडिटर्स कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ऑडिटर जब नीचे के पॉइंट्स को कंसिडर करेगा तो ही हम कह सकते हैं कि उसने अपने रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट का यूज़ किया है। तो वो पॉइंट कौन सा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो तो वो ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला एज पर 2013 प्रोविजंस एक्ट यानी कि कंपनी एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। वही चीज़ जो मीनिंग में आ चुकी है, अब उसका थोड़ा सा कंटेंट वाइज एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज लाइक P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट मस्ट बी प्रिपेयर एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी। Auditor should see that all the information required part 1 and part 2 of the schedule 3 to the companies act is properly given। देखो कंपनी एक्ट में ये पीएनएल बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, तो रिवाइज शेड्यूल 3 के मुताबिक पार्ट 1 पार्ट 2 में उस हिसाब से ही कंपनी ने मेंशन किया होना चाहिए। तो ये सबसे पहले ट्रू एंड फेयर का कंसेप्ट दिखा रहा है कि आपको ये रिवाइज शेड्यूल 3 के मुताबिक है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। सेकेंड, बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट, फिर आपको बारी बारी ऐसे पॉइंट समझाने हैं कि बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए। तो बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है पैराग्राफ में ध्यान। द बैलेंस शीट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कि हमने ओपनिंग पैराग्राफ में देखा था एज पर कंपनी एक्ट। दिस मीनिंग दैट द असेट्स एंड लायबिलिटी state in the balance sheet are shown at the
ट्रू वैल्यूज़, मतलब जो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी दिखाई गई है वो ट्रू वैल्यू से दिखाई गई हो। कई बार कंपनी के डायरेक्टर्स या ओनर्स जो होते हैं जानबूझ के असेट की ओवर अंडर वैल्यू लिखते हैं, फिर कुछ वैल्यू लिखना ओमिट कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असेट्स एंड लायबिलिटी है उसकी ट्रू वैल्यू से उसको दिखाना चाहिए। अगर कुछ कंटीजेंसी असेट है, मतलब कोई फिक्टिशियस असेट है या फिर कोई सीक्रेट रिजर्व है, तो वो सब कुछ मेंशन किया होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में उसको आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना है। तो ये ट्रू एंड फेयर का फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो कंपनीज एक्ट के बाद कह सकते हो वो बैलेंस शीट के रिलेटेड है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें किसके रिगार्डिंग बता रहा है, तो जैसे बैलेंस शीट आ गया है, फिर उसके बाद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड शो द फेयर प्रॉफिट। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फेयर प्रॉफिट है उसके बारे में आपको वहाँ पे समझाना है। तो वो तो आप एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हो, तो वहाँ पे आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। The mean that the profit and loss account must state the correct and clear result of working of the company, and for the under audit there should not any manipulation in the accounts. All the items should be properly disclosed as it lead down of the company's act। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो आपने चीज़ें बताई है, मतलब कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस बताए, वो करेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। मतलब एज पर वर्किंग जो हुआ है वही आप दिखा रहे हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन जानबूझ के नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको सेमेस्टर 4 में ऑडिटिंग में पढ़े थे, जानबूझ के प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया, जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखाया, तो ऐसा कोई मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं करना चाहिए। आपको जो है वही आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो यही यहाँ पे बात किया है। और एक चीज़, रेवेन्यू कोई है, इनकम है, एक्सपेंसेस, तो वो पीएनएल में आएगा। कैपिटल एक्सपेंसेस और इनकम है तो वो आएगा आपका फाइनल बैलेंस शीट में। तो ये भी एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को कंसिडर करें तो वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे कि आपको पता है हर एक चीज़ जहाँ जो आप फाइनल अकाउंट में मेंशन करते हो उसका पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, तो उस हिसाब से ही आपको वो फॉर्मेटिंग करना चाहिए। तो यही पॉइंट ये समझा रहा है। जैसे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड हैव बीन prepared in accordance with the normally accepted principles of accounting and processment of the commercial policies। जो भी कमर्शियल पॉली है, मतलब अगर आप सीए हो, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपको सब कुछ अच्छे से देखना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। जैसे कि जो 4th पॉइंट है वही दिखाना चाहता है कि कैपिटल और रेवेन्यू जो इनकम और एक्सपेंसेस है वो प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। अकाउंट में कोई अगर गड़बड़ी है, असेट्स में है, फिक्स असेट में है, तो करंट असेट में है, तो वो वहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ही होनी चाहिए। अगर कोई इनटेंजिबल असेट लाइक गुडविल, तो वो सबसे पहले ही असेट साइड दिखाया होना चाहिए। मतलब प्रॉपर हेडिंग है कि नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उसमें है कि नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। तो अभी तक के जो जो पॉइंट्स आए वो सारे इजी पॉइंट है ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट के। आगे आने वाले पॉइंट्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर मैं आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। चलो उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू कब कह सकते हो, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन। अब जो रिपोर्ट है उसमें ट्रू एंड फेयर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। जैसे कि आप उसको एग्जांपल के थ्रू समझो। In the information must be disclosed in the financial statement that they will be unable to the users of draw in conclusions of the consistence with the circumstances available in the business। मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके यूज़र्स को, जैसे कि हमने आगे इंपॉर्टेंस देखा था ना ऑडिट रिपोर्ट का, तो जो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो आपकी कंपनी के साथ कनेक्शन में है, ऐसे यूज़र्स के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी डिस्क्लोज कर देनी है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए। यही ये पॉइंट समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम उसमें देखें तो वो है एक्सेप्शनल मैटर। एक्सेप्शनल मैटर जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्वालिफाइड रिपोर्ट के फॉर्मेट में, तो वो भी आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन करनी है, तो ही आप कह सकते हो ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट है। कैसे, तो एनी अनयूजुअल और अनएक्सप्रेशनल मैटर विच इज़ अफेक्टेड द रीडर्स माइंड शुड बी डिस्क्लोज। मतलब भले ऐसा लगे कि ये कंपनी की तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगा, फिर भी आपको मेंशन करनी है। तो ये पार्ट ऑफ ऑडिटर ड्यूटी है एक तरह का, कि जो उसको ट्रू एंड फेयर यहाँ पे वर्ड इंडिकेट हमें कर रहा है, उसमें कोई अगर गलत बात है तो ऑडिटर की ड्यूटी है उसको मेंशन कर देना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपकी कंपनी के लिए गलत है। तो जो रीडर है उसके माइंड में क्लियरली इफेक्ट होना चाहिए, तो ही आप कह सकते हो कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल मैटर जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो वो है ट्रांजेक्शन्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंडेड, मतलब कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो ईयर कंप्लीट होने के बाद हो रहे हो, कैसे ऐसी इवेंट हो रही है तो उसको भी मेंशन करना चाहिए। देख सकते हो आप पैराग्राफ में, सम इवेंट विच इज़ अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट विच इज़ मेन मटीरियली इन्फ्लुएंस टू द फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ द कंपनी मस्ट बी डिस्क्लोज। जैसे कि आपको कोई एग्जांपल दूँ, जैसे कि फायर अकर्स हुआ आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आग लगी कंपनी में और उससे कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ, पर वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। फिर भी जब आप फाइनल अकाउंट ऑडिट करते हो तो मैंने जैसे आपको आगे बताया था ना कि 31 मार्च को ईयर एंडेड हो रहा है, पर 6 महीने में आपको अकाउंट ऑडिटेड करवाना होता है। तो अगर फायर अकर्स एग्जैक्टली अप्रैल में हो रही है तो ऐसे इवेंट को जब आपके अकाउंट ऑडिट हो जाए तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए, भले वो ट्रांजैक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, पर वो कंपनी को पर्टिकुलर साल में अगर इफेक्ट हो रहा है तो ऐसे इवेंट को भी वहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज ए ट्रू एंड फेयर व्यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर एग्जाम्पल थ्रू आप उसको समझ सकते हो। चलो, ट्रू एंड फेयर वर्ड में और भी 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 8, एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर इन द फॉलोइंग केस। कुछ कंडीशन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग के लिए कौन सी मैटर वो डिस्क्लोज नहीं करेगी। द मैटर विच इज़ एग्जम्प्टेड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडिंग इन द अकाउंट्स। कुछ चीज़ें उनको नहीं डिस्क्लोज करनी है, तो वो तो उनका पर्टिकुलर रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग के लिए भी है, इंश्योरेंस के लिए भी। और एक चीज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए भी, द मैटर विच इज़ एग्जम्प्टेड एज पर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 फॉर द ऑडिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडिंग इन द अकाउंट्स। मतलब ये लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, एग्जम्प्टेड है, उनको सभी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो उनके एक्ट में बताया गया होगा, वो हमें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना है, पर सिर्फ इतना लिख देना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, as per under section 129, the balance and profit and loss account not company should consider for the rules of accounting standard। मतलब कंपनी को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अकाउंट P&L एंड बैलेंस शीट है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 129। ये तो सिर्फ एक सेक्शन मेंशन है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई है कि ट्रू एंड फेयर में ये सेक्शन है, वहाँ पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ आंसर था आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, और मोस्टली एवरी ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। चलो, आज के लेक्चर का एक और क्वेश्चन आप ऐड कर दो आईएमपी लिस्ट में। आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। ट्रू एंड फेयर के अलावा ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, ये हमें पता है, ऑडिटर 2 तरीके के रिपोर्ट में से कोई एक रिपोर्ट देता है, आइदर क्लीन रिपोर्ट आइदर क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो डिफरेंस तो पेपर सेटर ऑलवेज उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाले चैप्टर में एक्चुअली 2 डिफरेंस है, एक ये वाला एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट के बीच का डिफरेंस, पर उसमें से भी सबसे ज़्यादा ये डिफरेंस आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो, तो डिफरेंस के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंस में मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है, डिफरेंस ऑलवेज 3 कॉलम वाला होना चाहिए। सबसे पहला कॉलम पॉइंट्स का, और जो 2 टॉपिक के बीच का डिफरेंस है फिर वो दोनों कॉलम। तो यहाँ पे पॉइंट्स, क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। कभी नंबर्स मेंशन नहीं करने चाहिए, सिर्फ पॉइंट मेंशन करो। तो क्या है कि आपको कम ज़्यादा पॉइंट लिखने हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। पॉइंट्स में ऑलवेज डिफरेंस में मैंने ये भी समझाया हुआ है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए ऑलवेज मीनिंग के साथ। तो चलो, क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट के मीनिंग से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्लीन रिपोर्ट का मीनिंग देखेंगे। व्हेन ऑडिटर गिव्स अ रिपोर्ट विदाउट स्टेटिंग एनी मिस्टेक्स और डिफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड क्लीन रिपोर्ट। जब ऑडिटर कोई भी डिफेक्ट या मिस्टेक मेंशन नहीं कर रहा है, विदाउट मिस्टेक आपको रिपोर्ट दे रहा है, तो वो आपका क्लीन रिपोर्ट होगा। जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट कब कह सकते हैं, when auditor gives a report stating any defect, it is called qualified report। जब ऑडिटर कुछ मिस्टेक्स आपके मेंशन करेगा, तो जिसको बोला जा सकता है कि कुछ आपकी चीज़ें जो ऑडिटर को सही नहीं लगी होगी, जब वो मेंशन करेगा तो उसको हम क्वालिफाइड रिपोर्ट कह सकते हो। तो सिंपल मीनिंग,
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़े से डेंजरस हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है सेटिस्फेक्शन। मतलब ऑडिटर को अगर अकाउंट्स में कोई मिस्टेक दिखी भी, अगर उसको कोई डाउट्स है और कुछ एक्सप्लेनेशन वो चाहता है, अगर डायरेक्टर उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो वो अपना क्लीन रिपोर्ट देगा। पर कुछ मिस्टेक उसको दिखी या कुछ डाउट लगा, फिर भी डायरेक्टर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। कैसे? तो वो आप कंटेंट अभी देख पाओगे। तो कंटेंट आप देखो वहाँ पे, when auditor is satisfied with the accounts and explanation given by director, then he gives clean report। जब ऑडिटर सेटिस्फाइड होगा सारे अकाउंट से और एक्सप्लेनेशन से तो वो क्लीन रिपोर्ट देगा। जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दो, व्हेन ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड। किससे? विद एन अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय डायरेक्टर, देन ही गिव्स क्वालिफाइड रिपोर्ट। जब वो एक्सप्लेनेशन उसने कुछ पूछा और ना बताया हो तब वो अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम उसमें जोड़ेंगे, वो है डायरेक्टर्स एक्सप्लेनेशन। इसके जैसा ही है पर कब रिक्वायरमेंट होता है तो वो आप पॉइंट में देख पाओगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर इन क्लीन रिपोर्ट। क्यों? जब आप ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दिया है तो डायरेक्टरों को भी शेयर होल्डरों को एक्सप्लेन करना होता है, हाँ या ना। जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है और सपोज ऑडिटर ने फिर आगे जाके ऐसा क्लीन रिपोर्ट दिया है तो डायरेक्टरों को कुछ शेयर होल्डर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर ऑडिटर ने प्रोवाइड किया है ना तो डायरेक्टरों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर ने ये बात क्यों बताई, एक्सेप्शनल मैटर में उसने कंपनी के बारे में ये क्यों कहा। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको एक्सप्लेन करना होता है। देखो आप देख सकते हो क्वालिफाइड रिपोर्ट के पॉइंट में, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टर्स is required in qualified report arising by the auditor। मतलब जब डायरेक्टर की ये रिक्वायरमेंट अराइज हो जाती है, क्वेरीज उनको सॉल्व करके देना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। चलो डिफरेंस में अगर हम आगे बढ़े, सेम नेक्स्ट पॉइंट जो कि थोड़ा सा लेंथी पॉइंट है पर आप ये पॉइंट को टुकड़ों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज जो ये सर्कमस्टेंसेस है कि क्लीन रिपोर्ट कब कब दिया जाता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट कब कब दिया जाता है, तो वो अलग से भी आप मेंशन कर रहे हो। मैं यहाँ पे आपको साथ में समझा रहा हूँ कौन कौन सी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस है जब क्लीन रिपोर्ट दिया जाएगा। व्हेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कीप एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के हिसाब से सारी बुक्स ऑफ मेंटेन की गई होगी ठीक से। नंबर बी, P&L अकाउंट्स ड्यू ट्रू एंड फेयर व्यू एंड बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट, यानी कि आगे जैसा हमने मेंशन किया था ना कि बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही दिखा रही है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें क्लीन रिपोर्ट दिया जा सकता है। इससे एग्जैक्ट अपोजिट जब ये सारी चीज़ें ना हो तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जाता है। तो आप देख सकते हो क्वालिफाइड रिपोर्ट में व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट कीप्ड अकॉर्डिंग विद टू द रिक्वायरमेंट। सेकंड बी, व्हेन P&L अकाउंट डज नॉट indicate the true and fair profit and loss, and C, when balance sheet does not indicates the true and fair position। यानी कि जैसा मैंने आपको समझाया, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जा सकता है। और आपको ये भी मैंने कई बार समझाया हुआ है, कई पॉइंट्स में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आ रहा है तो उसको ही आप पॉइंट बना के उसको एक्सप्लेन कर दो डिफरेंस में, तो आपका आंसर थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस आप अलग भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर बैक टू बैक देखें तो वो है प्रेशर। अब क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट में ये प्रेशर मतलब ऑडिटर के ऊपर। चलो ऑडिटर अगर क्लीन रिपोर्ट देने वाला है तो उसको कोई प्रेशर होगा नहीं होगा, तो वही यहाँ पे पॉइंट में समझाया गया है। इन केस ऑफ क्लीन रिपोर्ट नो प्रेशर इज बॉट बाय द डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर ऑडिटर को कोई प्रेशराइज नहीं करते जब वो अपने क्लीन रिपोर्ट देने वाला होता है। अगर डायरेक्टर को पता है कि उनकी मिस्टेक है और ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा तो वहाँ पे डायरेक्टर प्रेशर अराइज करता है। तो देख सकते हो आप पॉइंट में, समटाइम डायरेक्टर बीइंग प्रेशर ऑन ऑडिटर नॉट गिव अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि उनको पता ही है कि ये उनकी मिस्टेक है, अगर ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट देने वाला है तो जानबूझ के ऐसा कोई रिपोर्ट ऑडिटर ना दे तो डायरेक्टर प्रेशर करते हैं कई बार, ठीक है। यही पॉइंट समझाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर लायबिलिटी। तो कौन से रिपोर्ट में ऑडिटर की लायबिलिटी होती है? क्लीन रिपोर्ट में ऑडिटर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर वो देने वाला है तो उसको कुछ जो सिचुएशंस है वो मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे? तो आप पॉइंट में देख पाओगे, इफ ऑडिटर हैज़ एक्साइड फुल केयर एंड स्किल ड्यूरिंग एन ऑडिट वर्क देन लायबिलिटीज डू नॉट अराइज इज इन क्लीन रिपोर्ट। देखो अगर ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट दे रहा है तो ऑडिटर की कोई लायबिलिटी नहीं रहती, जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होता है
if auditor if he has not pointed out defects in a report, then he is liable for breach of the duty. अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट देने के बाद अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है कि यहाँ यहाँ मिस्टेक थी, तो वो उसकी फिर पार्ट ऑफ ड्यूटी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने ऐसा भी एक साइड से कहा कि भाई यहाँ पे हमें ये रिपोर्ट में हमें, मैं जो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा हूँ उसमें मुझे कंपनी की गलतियाँ दिखी, पर कौन सी गलतियाँ दिखी वो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। क्लियर हो रहा है ये सारे पॉइंट्स? चलो, तो ऑफ डिफरेंस में ऑलमोस्ट एक लास्ट पॉइंट है जिसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, एंड लास्ट पॉइंट दैट इज़ इफेक्ट ऑन रीडर माइंड। अगर आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, आप शेयर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, कुछ भी हो, तो मतलब आपके लिए कौन से रिपोर्ट की इफेक्ट आपके दिमाग में क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, क्लीन रिपोर्ट की अच्छी इफेक्ट होगी और कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट में कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है। कैसे? तो वो आप पॉइंट में देख पाओगे। चलो, पॉइंट में रीड कर रहा हूँ। Clean report creates goods effect on various party connected with the business and it is increase the goodwill। देखो, क्लीन रिपोर्ट कंपनी की जो पार्टीज़ है उनके माइंड में अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर रहा है और कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी। इससे एग्जिट उल्टा क्वालिफाइड रिपोर्ट में होगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट इम्प्रेस on various party connected with a business is spoil the goodwill ऑफ द यूनिट, यानी कि वो बिजनेस की रेपुटेशन को स्पॉइल कर रहा है अगर ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है तो। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चलो, आज के लेक्चर का वन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से हम देखने जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और व्हेन ऑडिटर गिव्स क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है और ऑडिटर कौन सी सिचुएशन में आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। सो थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर जितना मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मटेरियल कॉपी में कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उस हिसाब से ऑनलाइन लेक्चर में जो जो कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सिर्फ आपको वही समझना है। ये क्वेश्चन लास्ट गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में आ चुका है, तो अच्छे से करेंगे। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस क्वालिफाइड रिपोर्ट कैन बी गिवन बाय ऑडिटर। कौन कौन सी सिचुएशन है जब क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जा सकता है? तो सिचुएशन नंबर 1, when the examinations of account could not be carried on the accordance with अनएक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ना मेंटेन की हो, जानबूझ के कुछ चीज़ों को मेंशन ही ना किया हो, कंपनी ने वो चीज़ें मेंटेन ही ना की हो, तो अकाउंट्स में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और ऑडिटिंग के रूल्स में भी है, तो तब आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जाएगा। सिचुएशन नंबर 2, where an auditor is not furnished with the requirement books of account, vouchers and records or a necessary information for the purpose of an audit and explanation are not satisfactory furnished to him। देखो, जब ऑडिटर को कुछ चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिक्वायरमेंट हो, यानी कि उन्होंने जानबूझ के सपोज फॉर एन एग्जांपल डेप्रिसिएशन मेथड कौन सी यूज़ किया है वो मेंशन नहीं किया है, कुछ वाउचर्स जो जनरल एंट्री की हो पर उसके रिगार्डिंग वाउचर्स ना हो, रिकॉर्ड में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए, कोई पर्पस है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन भी मांगा डायरेक्टर के पास से, अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो उस सिचुएशन में ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। तो चलो, आने वाली स्लाइड्स में और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3, when the accounts and financial statement are not prepared according to the general accepted accounting principle। अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि P&L बैलेंस शीट वगैरह है, अगर वो प्रॉपर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके मुताबिक ना मेंशन किए हो, फॉर एग्जांपल असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट वैल्यू प्रॉपरली, ज़्यादा ओवर या कम वैल्यू से लिखा हो असेट एंड लायबिलिटी तो वो ना चले। अगर कोई कंटीजेंसी रिजर्व क्रिएट किया है तो उसको मेंशन करना चाहिए, फिक्टिशियस असेट ईयर बाय ईयर रिटर्न ऑफ करनी चाहिए। तो मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है पर वो उसको फॉलो नहीं किया है तो ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 4, दैट इज व्हेन अन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन मैनर which is not in accordance with the requirement of the companies act।
कंपनी एक्ट का फॉर्मेट नंबर 3, शेड्यूल 3, पार्ट 1, पार्ट 2, बैलेंस शीट अगर P&L अपने प्रॉपर फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं है, उसमें जानबूझ के कोई गड़बड़ किया है, तो उस हिसाब से भी ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स है जो आपको याद रखने की, तब क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, where the books of accounts are not maintained as per required by the law। देखो अब ये पर्टिकुलर अलग से भी पॉइंट आ चुका है, पहले P&L एंड बैलेंस शीट की बात किया है, फिर उसके बाद प्रॉपर मेंटेन ना किया हो कोई भी अकाउंट्स, जैसे कि डेटर अकाउंट मेंटेन करना चाहिए पर उन्होंने मेंटेन ना किया हो, तो उस सिचुएशन में भी क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर नेक्स्ट, वेयर द डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स work in violations of the provisions of Companies Act or the regulations of articles and memorandum of association। भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो जानबूझ के कंपनी के प्रोविजंस को तोड़ मरोड़ के अपने गोलमाल करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं अकाउंट्स को, तो वैसा ना चले। अगर डायरेक्टर ऐसा काम कर रहा है तो फिर ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। मतलब ये डायरेक्टर की ड्यूटीज़ वगैरह हमने कहाँ देखा था, तो यूनिट नंबर 1 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अगर कोई डायरेक्टर्स या जानबूझ के मैनेजर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऐसी कोई काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। चलो लास्ट एंड फाइनल कुछ अदर मैटर्स भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट पे हमें ये बताया गया है कि कुछ सिचुएशंस जिसमें जानबूझ के गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसी कोई कॉमन चीज़ें आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, where the final accounts fail to give a true and fair view of the state of affairs of the company and the financial result। देखो अगर बैलेंस शीट एंड P&L सही व्यू नहीं दिखा रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हो सकती है, तो बैलेंस शीट एंड P&L में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है ऐसा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब उसमें ABCD वाले में सारे पॉइंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर A, where an inadequate provisions made in depreciation of fixed asset। बार बार मैंने एग्जांपल दिया है कि फिक्स असेट में जानबूझ के डेप्रिसिएशन में कुछ गड़बड़ की हो, यानी डेप्रिसिएशन ज़्यादा या कम शो किया हो, डेप्रिसिएशन की मेथड में गड़बड़ की हो, ऐसा हो सकता है। सेकंड, where the provisions of bad debt and doubtful debt is not unadequately made। देखो बैड डेब एंड बैड डेब प्रोविजन, बैड डेब रिजर्व जो आप P&L में दिखाते हो, उसकी दूसरी इफेक्ट डेटर में, बैलेंस शीट में भी जा रही है, उसमें कुछ जानबूझ के बैड डेब गिना हो जबकि डेटर ने आपको पैसे पूरे दिए हो, तो ऐसा कुछ भी काम वहाँ पे हो सकता है, तो ये भी एक सिचुएशन है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जा रहे हैं कि इस ऐसी सिचुएशन में P&L एंड बैलेंस शीट में गड़बड़ हो सकती है, तो आपको ऐसे कुछ प्रोविज़न याद रख लेना है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट, वेयर द असेट्स वेर आइदर अंडर और ओवर वैल्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि असेट ज़्यादा या कम वैल्यू से शो करो तो वो भी गलत बात है। जानबूझ के कंपनी की रेपुटेशन अच्छी करनी हो तो असेट ज़्यादा वैल्यू से दिखाओगे, अगर कंपनी के कम डिविडेंड देना है और कम पोजीशन दिखानी है तो जानबूझ के असेट की अंडर वैल्यू, ऐसा भी कुछ काम कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है व्हेन एन इन्वेस्टर्स आर शोज एट द हायर देन द मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कंपनी असेट की तरह ज़्यादा या कम वैल्यू से दिखाएगी जानबूझ के, हायर देन मार्केट वैल्यू नहीं है फिर भी वो ज़्यादा वैल्यू से दिखाएगी अपनी रेपुटेशन अच्छी करने के लिए, तो ये भी बात गलत है टेक्निकली। नेक्स्ट पॉइंट, whether closing stock of the business are not valued at a cost or market price whichever is less। ये रूल आप जानते हो एक्चुअली 11-12 से पढ़ते आए हुए, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू, जो कम है वो उस वैल्यू से दिखाना चाहिए, पर जानबूझ के ज़्यादा वैल्यू से दिखाओगे तो ये गलत बात है। फिर उसके बाद और क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, when no contingent liability in respect of bills receivable discounted are show। अगर बिल डिस्काउंट हुआ है और उसमें आपको पैसे मिले तो वो आपकी कंटीजेंसी लायबिलिटी है, फिर भी आपने शो ना किया हो, तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। इसके अलावा जब मैंने आपको आज क्वालिफाइड रिपोर्ट का एक फॉर्मेट फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वालिफाइड रिपोर्ट का फॉर्मेट देखा था, तो उसमें ये भी देखा था कि डायरेक्टर जानबूझ के कंपनी में से विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो मतलब आप P&L और बैलेंस शीट की कोई भी ऐसी चीज़ों को मेंशन करो जो वो लोग नहीं कर सकते, मतलब कंपनी में वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ों को आप क्वालिफाइड रिपोर्ट देने के लिए आप लिख सकते हो कि ऐसी सिचुएशंस में ये सारे सरकमस्टेंसेस में ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिटेल मेंशन करो। सपोज़ आप ऐसा भी लिख सकते हो कि करंट लायबिलिटी में ये करंट लायबिलिटी आपने मेंशन नहीं किया, या फिर करंट लायबिलिटी प्रॉपर करंट लायबिलिटी के हेडिंग में नहीं लिखा है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशंस आप मेंशन कर सकते हो जिससे ऑडिटर अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो 3 टिपिकल क्वेश्चन हमने किए वो इम्पॉर्टेंट भी थे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जितने भी क्वेश्चन करो वो सारे करना है। एंड लास्ट लेक्चर जो होगा ये यूनिट का, तो वो हमारा एंडिंग होगा ये यूनिट के लिए। तो उसमें सारे एमसीक्यू के अलावा जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग है वो मैं कंसिडर कर लूँगा। मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर वो हमारे ये चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज का काम यहीं तक रखता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। एंड ऑल्सो आई मैंशन यू कि ये जो पूरा हमने लेक्चर में देखा है वो आपको गूगल क्लासरूम में होमवर्क में सबमिट करना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.